बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड और चैप्टर है हमारा 3 मोशन। और आज है हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। इसमें आज हम पढ़ेंगे, हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। अब कोलिजन का मतलब देखें क्या होता है। जब भी दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं। तो उसको हम कहते हैं कोलिजन हो रही है, दो बॉडीज का कोलिजन, यानी दोनों बॉडीज का आपस में टकराना, इसको हम कहते हैं ये कोलिजन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोलिजन जो है वो 2 टाइप्स के हैं। एक है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखेंगे, फिर उसके बाद जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या होता है इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे आप ये देखें कि इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन क्या है कि द कोलिजन इन विच टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो दिस कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। यानी कि अगर दो बॉडीज हैं वो आपस में टकराती हैं तो उनका जो दोनों का टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, ठीक है, जो कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी निकाला था। ठीक है, उसी तरह से हम निकालते हैं मोमेंटम। कैसे निकालते हैं? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी करके। ये तो दोनों बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन वो किसके बराबर होना चाहिए? वो होना चाहिए टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन। तो अगर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है तो इसका मतलब है कि मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, नहीं चेंज हो रहा है। और हम कहते हैं फिर वो क्या है, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है। इसी तरह से इलास्टिक कोलिजन में एक कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब काइनेटिक एनर्जी हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी आगे एक चैप्टर में आएगा तो हम उसको डिटेल से देखेंगे, डेरिवेशन भी। फिलहाल आपको इस मैट्रिक का ही फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। यानी काइनेटिक एनर्जी वो होती है जब बॉडी कोई मूव कर रही होती है तो उसके अंदर जो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ½ mv²। m होता है मास ऑफ द बॉडी और v होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इसी तरह से किसी भी बॉडी की हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अब दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं, तो उन दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लें बिफोर कोलिजन और ऐड कर लें, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकाल लें। और उसके बाद टकराने के बाद जब इन बॉडीज की वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर हम दोबारा से देखें कि दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी क्या है और उन दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालें आफ्टर कोलिजन। तो दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होगी? सेम होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसको भी हम कहते हैं फिर ये क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। ये दो कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी होती हैं इलास्टिक कोलिजन में। यानी अगर ऐसा कोलिजन है जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, लीनियर मोमेंटम, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, तो हम उस कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब हम कैसे देखने से हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोलिजन जो हो रहा है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? तो इसके लिए देखिए हम एक एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं। हमारे पास एक बॉल है। अब बॉल को अगर हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है, हमने ड्रॉप किया और वो यहाँ पे आके टकराती है किससे? इस फ्लोर से। यानी यहाँ पे कोलिजन हो रहा है किसका? बॉल का ग्राउंड के साथ या फ्लोर के साथ। तो ये दो बॉडीज हैं, एक बॉडीज बॉल है और दूसरी बॉडी क्या है आपके पास? ये फ्लोर है। ये दोनों कोलाइड कर रही हैं। अब बॉल जब नीचे आती है तो उसकी कोई एक वेलोसिटी होती है, ठीक है, सपोज उसकी वेलोसिटी क्या है? v है वेलोसिटी, ठीक है। और बॉल जब यहाँ से बाउंस बैक होके जाती है वापस, तो फिर ऊपर जब जाती है तो फिर उसकी एक कोई वेलोसिटी होती है। अब अगर ये इलास्टिक कोलिजन है बॉल का ग्राउंड के साथ,
तो इस बॉल की ठीक है टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी वी रहेगी ये। ठीक है, कोलिजन से पहले ठीक है बॉल यहाँ पे आ रही थी, जब यहाँ पे टकराई उस वक्त इसकी वेलोसिटी v थी, और जब ये बाउंस बैक होके वापस आएगी तो किस वेलोसिटी से आएगी, ये भी इसकी v होगी। अब क्योंकि इसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हुई है तो होगा रिजल्ट क्या होगा कि ये बॉल उसी हाइट तक जाएगी जहाँ से हमने इसको फेंका था। जिस हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया था उसी हाइट तक बॉल जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, इसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हुई है। तो जब एनर्जी इसकी उतनी है जितनी पहले थी, तो ये उसी हाइट तक आएगी जहाँ तक पहले आई थी। इसी तरह से फिर ये आएगी, उसी वेलोसिटी से नीचे आएगी, टकराएगी, ये बाउंस बैक होके। तो अगर ये बॉल बाउंस बैक होके उसी हाइट तक वापस आ रही है, तो इसका मतलब है ये कोलिजन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर। ठीक है, ये हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन। अब दूसरा हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ठीक है कि आपके पास अगर बॉल इस हाइट तक नहीं आती है और बॉल नीचे तक रहती है, ठीक है, इस साइड तक नहीं आती बल्कि बॉल, तो फिर वो आपका कोलिजन इलास्टिक नहीं होगा, फिर वो इनइलास्टिक होगा, क्योंकि बॉल के अंदर एनर्जी कम हो गई है, तो वो बॉल उस साइड तक नहीं आ रही है जहाँ तक वो पहले थी। अब यहाँ पे देखें क्या होता है, एक और चीज़ इलास्टिक कोलिजन में कि जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, तो टकराने के बाद वो आपस में एक जोड़ नहीं जाती हैं, एक दूसरे के अंदर घुसती नहीं है, फ्यूज नहीं होती हैं, बल्कि दोनों अलग अलग रहती हैं, सेपरेट रहती हैं। तो अगर कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज सेपरेट रहती हैं तो कोलिजन भी हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है ये। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है इलास्टिक कोलिजन में, कि ये हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कब कंजर्व रहता है, कि अगर दो बॉडीज टकरा रही हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है, यानी बिल्कुल चिकनी स्मूथ, उनके अंदर रफनेस ना हो, फ्रिक्शन ना हो। तो अब अगर ये बॉल ग्राउंड से टकरा रही है तो बॉल भी बिल्कुल स्मूथ परफेक्ट होनी चाहिए, और ये ग्राउंड भी बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। उसमें क्या होगा, फिर जब बॉल ग्राउंड से टकराएगी तो एनर्जी लॉस्ट नहीं होगी ड्यू टू फ्रिक्शन ये। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है इलास्टिक कोलिजन में, कि जब दो बॉडीज टकराती हैं तो वहाँ पर आवाज़ भी पैदा नहीं होनी चाहिए, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है कि फिर उन जो दो बॉडीज कोलाइड कर रही है उनकी एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, यानी कि वो थोड़ी सी लॉस्ट हो रही है, ज़ाया हो रही है, कहाँ पर, साउंड एनर्जी में। तो अच्छा परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि वहाँ पे साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज़ क्या है कि यहाँ पर हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, यानी दो बॉडीज जब आपस में टकरा रही हैं और वो इलास्टिक कोलिजन है तो वहाँ पर ठीक है हीट, यानी कि कोई भी आप समझ लें वो दोनों बॉडीज टकराने के बाद गर्म ना हो जाएं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, ऐसा कोलिजन हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है। क्योंकि देखें हीट एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है, जब दो बॉडीज क्या होती हैं, रफ होती हैं। ठीक है, जब दो बॉडीज रफ होती हैं और आप इन दोनों का आपस में क्या करें, एक दूसरे को मूव करें, यानी कि अगर कोई बॉल है और आप उसको किसी रफ चीज़ के ऊपर, कोई कारपेट के ऊपर आप इसको मूव करें, तो क्या होगा कि आप उसको देखेंगे कि फ्रिक्शन की वजह से ठीक है वो बॉल क्या हो जाएगी, थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, आपको थोड़ी सी गर्म, आप टच करके देखें वो आपको गर्म लगेगी। ठीक है, तो वो रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, और अगर कोई बॉल जो है बिल्कुल स्मूथ फर्श पर अगर आप इसको समझ लें कि उसको चला रहे होंगे, ठीक है, तो वो बॉल जब स्मूथ फर्श पे चलेगी तो फ्रिक्शन नहीं होगी, तो वहाँ पर बॉल गर्म नहीं होगी, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ऐसा कोलिजन जिसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, बॉडीज स्मूथ होती हैं और फ्रिक्शन नहीं होती है, और दोनों बॉडीज टकराने के बाद अलग अलग रहती हैं, ठीक है, तो उनमें ठीक है ये कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन। और यहाँ पर ठीक है मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, वो समझ लें कि कम नहीं होता, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम रहता है, और काइनेटिक एनर्जी भी ठीक है लॉस्ट नहीं होती बॉडीज की, वो भी बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम रहती है।
दूसरी एग्जाम्पल अगर हम ये देखें कि अब दो बॉडी इस तरह की, एक ये बॉल है, इसका मास 2 किलोग्राम है और ये इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ये दूसरी बॉल है, इसका मास 4 किलोग्राम है और इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अब यहाँ पे आके फिर वो क्या होता है, जब एक इस डायरेक्शन में आएंगी तो यहाँ पे आके टकराएंगी और टकराने के बाद सपोज करते हैं कि ये बॉल इधर चली गई और ये बॉल इधर चली गई, तो फिर क्या होता है, टकराने के बाद मास तो नहीं चेंज होता, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो सपोज करें इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई, इसकी वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब हम जब इनका मोमेंटम अगर कैलकुलेट करके देखें, इन यानी मोमेंटम मास को हम क्या करते हैं, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम आ जाता है बॉडी का। तो अगर हम इसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लें, ठीक है, ये बिफोर कोलिजन, इसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लें 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करके बिफोर कोलिजन, और फिर इन दोनों का जो मोमेंटम आएगा, ठीक है, इनको हम ऐड कर लें तो ये आ जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। फिर यहाँ पे हम ये क्या करें, इस बॉल का, ठीक है, इसकी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, हम मोमेंटम कैलकुलेट कर लें। ये होगा इस बॉल का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, और यहाँ पे भी इसके मास को, ठीक है, हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर ले तो इस बॉल का ये होगा, ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब दोनों के आफ्टर कोलिजन मोमेंटम को ऐड कर लें तो इनका आंसर जो है आपके पास सेम आएगा, यानी दोनों का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और दोनों का टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बिफोर कोलिजन कैलकुलेट कर लें और फिर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट कर लें तो वो भी क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से हम, अगर ऐसा कोलिजन हो रहा है जिसमें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम है और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम है, तो वो कोलिजन क्या होता है, हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता है। और उसमें बॉल जो होती हैं, बॉडीज जो हैं, टकराने के बाद जो है वो क्या करती हैं, अलग अलग रहती हैं आपस में, ठीक है, जुड़ती नहीं है। तो अब दो बॉल का जो होता है, ठीक है, आपके पास कोई एक स्नूकर है, कोई आप उसमें आप खेल रहे होते हैं, एक टेबल होती है, तो उसमें जब बॉल्स होती हैं हम उनको क्या करते हैं, ठीक है, मारते हैं एक स्टिक से, आपस में कोलाइड करती हैं, तो वो भी उसको हम कह सकते हैं कि एक इलास्टिक कोलिजन होता है। इस तरह गैस के मॉलिक्यूल जो है, जो कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनका जो आपस में कोलिजन होता है, जब आपस में टकराते हैं एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, या मॉलिक्यूल जो है वो जिस कंटेनर के अंदर होते हैं उन वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं, तो ये कोलिजन भी क्या होता है, हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता है और इसको हम कहते हैं कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है ये। ठीक है, लेकिन आइडियल देखें कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है, तो क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम ये कहें कि ये बहुत स्मूथ है, लेकिन वो बिल्कुल 100% स्मूथ नहीं होती है। हम ये कहीं नहीं कह सकते कि ये चीज़ जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है ज़ीरो फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन लेस है, ये 100% जो है फ्रिक्शन लेस नहीं होती है। तो कोई भी चीज़ जब के देखिए आइडियल नहीं हो सकती, तो इस तरह से फिर इलास्टिक कोलिजन भी हम कहते हैं, जहाँ पर कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी समझ लें कि एक आइडियल या परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं हो रहा होता है और कहीं ना कहीं हीट या साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को इग्नोर कर दें, ठीक है, जो कि हीट एनर्जी थोड़ी बहुत प्रोड्यूस हो रही है या साउंड एनर्जी, इग्नोर करने के बाद, ठीक है, हम उसको देखें तो हम फिर उसको कहते हैं कि हाँ ये इलास्टिक कोलिजन है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, एक कंडीशन फुलफिल होती है सिर्फ टोटल मोमेंटम वाली, कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा, यानी टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं होगी, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी थी जो बॉडी की बिफोर कोलिजन, वो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, वो चेंज हो जाती है ये। ठीक है, कम हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जब दो बॉडीज इस तरह से कोलाइड कर रही हैं कि वो इन इलास्टिक कोलिजन है, तो एक दूसरे के साथ वो क्या करेंगी, फ्यूज हो जाएंगी, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसा कोलिजन जो होता है वो क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है। दूसरा, इस कोलिजन में क्या होता है कि
जो चीज़ एक दूसरे से टकराती हैं उनके अंदर डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, कोई तोड़ फोड़ होती है, ठीक है, कोई इसके अंदर डैमेज होता है। ये तो जब दो बॉडीज एक दूसरे से एक साथ टकरा रही हैं यानी कोलिजन हो रहा है, तो उसके अंदर अगर कोई चीज़ टूट रही है, फूट रही है, ठीक है, ख़राब हो रही है, तो वहाँ पर वो कोलिजन क्या होगा, वो इन इलास्टिक होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी फिर कहाँ समझ लें कि यूज़ हो गई, उसको उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने में, उसकी डिस्ट्रक्शन में, उसको डैमेज करने में वो काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो जाती है, तो चीज़ें क्या होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। यानी कि अगर देखें हम एक बॉल को जब हम वॉल के साथ दीवार पे मारते हैं और वो बाउंस बैक होके आती है उसी वेलोसिटी से, तो वो कोलिजन तो इलास्टिक होता है। लेकिन अगर एक बॉल को आप किसी खिड़की पर, विंडो पर मारें शीशे की, और वो शीशा टूट जाए, तो फिर वो बॉल जो है उसी वेलोसिटी से वापस नहीं आएगी, यानी उसकी एनर्जी जो है वो किसी दूसरी जगह यूज हो गई, यानी कि शीशे को तोड़ने में समझ लें कि वो यूटिलाइज हो गई। तो फिर उसका जो समझ लें कि काइनेटिक एनर्जी जो है आफ्टर कोलिजन वो सेम नहीं होगी। तो इस तरह का कोलिजन जो हमारे पास क्या होता है, इन इलास्टिक, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ये देखें कि अगर फर्ज करें कि एक गाड़ी है, ये वाली गाड़ी रेस्ट में है और ये वाली जो गाड़ी है ये मूव करती हुई आ रही है, ठीक है, ये आपकी आ रही है, फर्ज करें कि 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही है। अब ये गाड़ी जब इससे टकराती है, ठीक है, तो क्या होगा ये, ठीक है, अब यहाँ पर ये एक ऐसा नहीं होगा कि टकराने के बाद ये गाड़ी जो है जस्ट लाइक बॉल, ठीक है, कि ये इधर किसी डायरेक्शन में निकल जाए और ये गाड़ी इधर निकल जाए। इस तरह का देखें, जब कोलिजन होता है, जब दो गाड़ी टकराती हैं, तो वो दोनों गाड़ीज जो होती हैं आगे से टूट फूट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जब ये देखें कि ये बॉडी अगर आ रही थी कार, इसका कोई वजन था समझ लें 10,000 किलोग्राम, इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, ये रेस्ट में थी, ठीक है। तो आप इसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लें, वो होगा इसका इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ द, ठीक है, सिस्टम। उसके बाद जब ये इसके साथ टकराएगी, तो टकराने के बाद फिर ये इसको दोनों इस तरह इस तरह आएंगी, ठीक है, यानी ये इधर आएगी और ये पीछे की तरफ आएगी। अब जब ये दोनों जुड़ने के बाद समझ लें और पीछे की तरफ आएंगी, तो इनकी वेलोसिटी वो नहीं होगी जो पहले थी, यानी कि इनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी सपोज कर लें कि 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। इस गाड़ी की वेट भी इसका समझ लें कि इसका मास है 10,000 किलोग्राम। तो जब हम फिर बाद में जो हम मोमेंटम निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे, क्योंकि कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, ये गाड़ी भी मूव कर रही है। तो अब इसका जो मास होगा इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके 5 मीटर पर सेकेंड से, इसका मास जो है 5 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करके जब हम निकालेंगे दोनों का मोमेंटम, तो वो जो है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है ना सेम नहीं आएगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो गई है। क्यों, यहाँ पर एक दूसरे से टकराने के बाद ये चीज़ें क्या हो गई हैं, ये डैमेज हो गई हैं, टूट फूट गई हैं, ठीक है, इसलिए ये इनइलास्टिक कोलिजन है। यहाँ पर जब दोनों चीज़ें टकराई हैं, तो यहाँ पे बहुत क्या होगा, एक आवाज़ भी पैदा होगी, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है, ठीक है, और दूसरी काइनेटिक एनर्जी डैमेज करने में, ठीक है, लॉस्ट हुई है। और दूसरी जब यहाँ पे जो चीज़ें इस तरह से टकराती हैं, तो यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर जो है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हीट प्रोड्यूस करने में भी लूज हुई है, लॉस्ट हुई है। तो यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी बिफोर कोलिजन ऑफ द सिस्टम और आफ्टर कोलिजन वो सेम नहीं होगी, और यहाँ पर ये हमारा होगा इनइलास्टिक कोलिजन। तो जहाँ पे भी कोई चीज़ एक दूसरे के साथ टकराती है और टूट जाती है, फूट जाती है, तो वहाँ पर वो इनइलास्टिक कोलिजन होगा। इसी तरह से एक एग्जांपल होती है कि जैसे कि कोई फुटबॉल का गेम होता है, उसमें दो प्लेयर भाग रहे होते हैं और वहाँ पर वो एक दूसरे से सपोज टकरा जाते हैं। तब टकराने के बाद क्या होगा, ठीक है, टकराने के बाद क्या हुआ उनके साथ, उनको क्या होगा, चोट लगी है, ठीक है। तो अब उनका जो कोलिजन है ये इनइलास्टिक होगा, क्योंकि ये टकराने के बाद ये नहीं होता कि बॉल की तरह एक जो है इधर निकल जाए और दूसरा उधर निकल जाए, ठीक है, बल्कि वो क्या होता है, जब टकराते हैं तो क्या होता है, वहीं पे गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं।
तो ऐसी उसमें ठीक है उनके जो समझ लें कि वहाँ पर जो चोट लगती है, वो जो डैमेज होता है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है। वहाँ पे उनके जहाँ पे भी चोट लगेगी वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो काइनेटिक एनर्जी फिर आफ्टर कोलिजन उतनी नहीं रहेगी जितनी बिफोर कोलिजन थी। तो इस तरह का ठीक है कोई भी कोलिजन जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो, डैमेज हो, वो होता है हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। अब हमारे पास आगे जो समझ लें कि डिटेल में यानी कि जिसकी डेरिवेशन है हमारे पास सिलेबस में, वो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है, यानी जिसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही होती हैं, मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। इसकी डेरिवेशन हमारे पास सिलेबस में है। और यहाँ पर आप जो इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे वो है हमारे पास वन डायमेंशनल, यानी ये है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो यहाँ पर हम जो समझ लें कि डेरिवेशन कर रहे होते हैं वो किसकी कर रहे होते हैं कि जब दो बॉडीज आती हैं और वो मूव करती हुई आ रही होती हैं, उनकी कोई वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी। अब वो दोनों एक दूसरे से टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, और टकराने के बाद उन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, यानी कुछ और हो जाती है। तो वो उनकी होती है टकराने के बाद जो वेलोसिटी, उसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो हमारे पास समझ लें कि डेरिवेशन होती है इलास्टिक कोलिजन के टॉपिक में, वो होती है कि हम फाइनल वेलोसिटी ठीक है समझ लें कैलकुलेट कर रहे होते हैं टू बॉडीज़ की आफ्टर कोलिजन, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज़ का फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे होते हैं इसमें। अब ये देखें कि वन डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है। तो वन डायमेंशनल कोलिजन ये होता है कि जो दो बॉडीज मूव कर रही हैं बिफोर कोलिजन, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों, और कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन भी उनकी डायरेक्शन चेंज ना हो, वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हों, तो हम कहेंगे ये हमारा वन डायमेंशनल कोलिजन है। यानी सपोज ये एक बॉल है ए, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये बॉल है बी, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब ये दोनों आके क्या करते हैं, ये टकरा जाती हैं। टकराने के बाद भी अगर ए उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में पहले मूव कर रही थी, और बी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में पहले मूव कर रही थी, तो ये कोलिजन होगा हमारा वन डायमेंशनल, ठीक है, यानी कि इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, ये हमारा वन डायमेंशनल ठीक है कोलिजन होता है। आगे हम जब फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वन और डायमेंशनल टू डायमेंशनल को थोड़ा सा और हम डिटेल में देख लेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे बस आप इससे समझ लें कि इनकी क्या है, डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर देखें दूसरा केस जो है, ये ए बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है, बी बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी दोनों की सेम डायरेक्शन है। अब ए बॉल जब बी बॉल से टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है, ए बॉल उधर चली जाती है, बी बॉल इधर चली जाती है, ठीक है। अब उनकी डायरेक्शन, ए बॉल की डायरेक्शन वो नहीं है जो पहले थी, और बी बॉल की डायरेक्शन भी वो नहीं है जो पहले थी। तो ये हमारा वन डायमेंशनल कोलिजन नहीं होगा, ये होगा हमारा टू डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है। तो इसको भी आगे ठीक है हमारे पास ठीक है सेकंड ईयर में समझ लें एक चैप्टर आता है, वहाँ पर हमारे पास कोलिजन आता है टू डायमेंशनल, उसको हम देखते हैं, और फिर वहाँ पर किस तरह से इसकी डेरिवेशन करते हैं फॉर्मूला, ठीक है, वो हम वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिलेबस में इस टॉपिक में है वो है इलास्टिक कोलिजन, और वो भी कौन सा, वन डायमेंशनल, जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही है। अब यहाँ पे देखें डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, हमें करना क्या है, वही फाइनल वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर अब हम जो बॉडीज कंसिडर कर रहे हैं, ये आपके पास समझ लें एक स्फीयर है, बॉल है, और ये इलास्टिक कोलिजन है, तो हम सपोज करेंगे बिल्कुल स्मूथ है ये, ठीक है। दूसरा एक स्फीयर है, ठीक है, बॉल बी है, ये भी बिल्कुल स्मूथ है, और जिस सरफेस के ऊपर ये मूव कर रहे हैं वो भी बिल्कुल क्या है, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। अब जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है हम क्या होगा, यहाँ पर इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर ठीक है हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, और टकराने के बाद ये दोनों अलग अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। अब ये जो बॉल ए है, ठीक है, इसका मास हम सपोज कर रहे हैं m1, और ये दूसरी जो बॉल है बी, इसका मास है m2।
ये जो बॉल ए मूव कर रही है यानी बिफोर कोलिजन, इसकी जो ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और किस वेलोसिटी से, ये u1। तो ज़्यादातर हम जो इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कुछ अलग है और फाइनल अलग है, तो फिर हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल u लेते हैं और फाइनल के लिए हम v लेते हैं। लेकिन अगर एक ही बॉडी है और वो मूव कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलग है और फाइनल अलग है, तो फिर हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, v ही सिंबल ले लेते हैं और हम उसको vi और vf कर देते हैं इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पर अब बॉल बी देखें आप, ठीक है, ए मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, यानी ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी टकराने से पहले की जो वेलोसिटी है वो है u2, यानी u जो है दोनों की, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, u1 जो है बॉडी 1 की इनिशियल वेलोसिटी, और u2 जो है वो समझ लें बॉडी 2 की, बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी है ये। अब यहाँ पर जब ये दोनों टकराती हैं, और टकराने के लिए हमने कंडीशन देखी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कि किस कंडीशन में कोलाइड कर सकती हैं, वो कंडीशन है कि u1 जो है वो ज़्यादा होगा किससे, u2 से, यानी इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए इसकी स्पीड से, तब ये यहाँ पे इसके पीछे से आके टकरा जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर दोनों की स्पीड सेम है, ठीक है, तो कोलाइड नहीं करेंगी, और अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है तो भी ये आगे चलती रहेगी ये और इसके पीछे आएगी, यानी टकराएंगी नहीं। तो कोलिजन के लिए हम पहले भी हमने ये कंडीशन ली थी कि u1 ग्रेटर है किससे, u2 से। यहाँ पे आके जब टकराती हैं एक दूसरे पर, ये फोर्स लगाती हैं, ठीक है, ए बॉडी बी पर लगाती है, बी बॉडी ए पर लगाती है, तो उसके बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, मोमेंटम चेंज हो जाता है। अब टकराने के बाद ये जो मूव कर रही है, ए वेलोसिटी मूव करती है किससे, v1 से, और बॉडी बी मूव करती है किससे, v2 से, यानी वेलोसिटी चेंज हो गई है दोनों की, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। देखें इसकी भी आप देख लें, अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं और इसकी भी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब है कैसा कोलिजन है ये, वन डायमेंशनल कोलिजन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर हम इसको इलास्टिक कोलिजन सपोज कर रहे हैं, तो इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। यहाँ पे अब हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या होंगे इनके मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, और क्या होगी इनकी काइनेटिक एनर्जीज बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। अब ये बॉडी ए है, ये बिफोर कोलिजन, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी इसका मोमेंटम होगा m1u1। फिर ये दूसरी बॉडी है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है बिफोर कोलिजन, तो इसका मोमेंटम क्या होगा बिफोर कोलिजन, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी m2u2, ठीक है। इसी तरह से इसका मोमेंटम बॉडी ए का, ठीक है, कोलिजन के बाद, ठीक है, क्या होगा, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, इसका मोमेंटम होगा m1v1, और बॉडी बी का मोमेंटम क्या होगा आफ्टर कोलिजन, ठीक है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी m2v2, ठीक है, ये इनके, ठीक है, मोमेंटम होंगे, ठीक है। यानी कि आप जो, अगर मैं कहूँ कि मोमेंटम लिखें बॉडी ए का बिफोर कोलिजन, तो वो क्या होगा, वो होगा m1u1, ठीक है, और अगर मैं कहूँ बॉडी बी का मोमेंटम क्या होगा, तो वो होगा, ठीक है, m2u2। और अगर हम ये कहें कि टोटल मोमेंटम क्या है बिफोर कोलिजन, तो वो दोनों को ऐड करके आ जाएगा, m1u1 में हम प्लस कर लें m2u2, तो ये हो जाएगा टोटल मोमेंटम, ठीक है, हमारे पास बिफोर कोलिजन हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर कोलिजन भी देख सकते हैं कि बॉडी ए का जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो होगा m1v1, और बॉडी बी का जो मोमेंटम होगा वो होगा m2v2, ठीक है, और दोनों का अगर हम ऐड कर लेंगे ये हो जाएगा टोटल मोमेंटम, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इस तरह से हम टोटल मोमेंटम लिखेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखें आप कैसे देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी बॉडी ए की जो होगी, ठीक है, इसका मास है m1, अब किस फॉर्मूले से हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। तो अब इस वक्त जो इसकी देखें कि वेलोसिटी
जो है U1 है और मास किसका है M1। तो इसकी हम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे बॉडी ए की बिफोर कोलिजन हाफ, मास कितना है M1 और वेलोसिटी क्या है U1। तो वेलोसिटी का हमें स्क्वायर करना होता है, तो ये होगा हाफ M1 U1 स्क्वायर बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। और बॉडी बी की क्या होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ, ठीक है, हाफ फार्मूले का है। फिर बॉडी बी का मास कितना है M2 और बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है U2 और वेलोसिटी का स्क्वायर लेते हैं। तो ये हो गई बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ठीक है, ये दोनों एनर्जीज आ गई, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। इन दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ठीक है, इस तरह से हम, ठीक है, आगे कंडीशन में लिखेंगे ये। उसके बाद अगर हमें देखनी हो कि आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो वो हम कैसे देखेंगे। आफ्टर कोलिजन बॉडी, ठीक है, ए का मास तो सेम है, ठीक है, M1, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, क्या हो गई V1। तो हाफ M1 V1 स्क्वायर ये होगी बॉडी ए की, ठीक है, फाइनल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। और बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आफ्टर कोलिजन हाफ, मास कितना है बॉडी बी का M2 और वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है इसकी, ठीक है, V2। तो यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है, V2 का स्क्वायर। तो ये हो गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन और दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। आगे हम इसको लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने देख लिया बॉडीज मूव कर रही हैं, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब हम इनकी कंडीशन अप्लाई करते हैं और फार्मूला ड्राइव करते हैं। किसका फार्मूला हमें किसका ड्राइव करना है, फार्मूला हमें ड्राइव करना है इसका V1 का फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए और V2 का फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। ठीक है, यहाँ पर अब हम ये देखेंगे, पहली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन थी टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा किसके, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और अभी हमने देखा टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और ये बॉडी बी का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा पूरा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। फिर ये है आपके पास, ठीक है, बॉडी ए का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और ये है आपके पास M2V2 बॉडी बी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर ये क्योंकि इक्वल है तो इसको हम, ठीक है, कंजर्व्ड है तो हम इनको इक्वेट कर रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं। इस इक्वेशन को, ये जो हमारी आई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, इसको हमने, ठीक है, इक्वेशन कौन सा नंबर दिया 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है ये। ठीक है, आगे हम इसकी देखें डेरिवेशन में क्या करते हैं कि हमें ये नज़र आ रहा है कि ये M1 के साथ वाली M1 की टर्म है, ये M2 की टर्म है, फिर ये M1 की टर्म है, ये M2 की टर्म है। तो अगर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि M1 की टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे और M2 की टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, M1U1 यहीं पे रहा और यहाँ का जो M1V1 है उसको मैं यहाँ पे लेके आ गई। तो ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, माइनस M1V1। फिर ये जो M2V2 है ये यहीं पे रहेगा और यहाँ पे जो M2U2 है ये प्लस के साथ था, ये यहाँ पे आएगा माइनस के साथ हो जाएगा, माइनस M2U2। ठीक है, यहाँ पे ये काम हम इसलिए करते हैं कि फिर हम यहाँ पर M1 को जब एक जगह कर लेते हैं और M2 की टर्म्स को एक जगह कर लेते हैं, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले लेंगे, M1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर M2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसलिए हमने इनको एक साइड पर किया है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसमें से M1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास, ठीक है, ये देखें आपके पास अगर M1 कॉमन लूँगी यहाँ बचेगा U1, ये माइनस और यहाँ V1, यानी ब्रैकेट में आएगा U1 माइनस V1। यहाँ पे देखें M2 अगर कॉमन लेंगे तो ये होगा V2 माइनस U2। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर आपके पास आएगा। तो मैंने कॉमन लिया M1, ब्रैकेट में आएगा U1 माइनस V1 और यहाँ पे आएगा M2 कॉमन, V2 माइनस U2। इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है ये। उसके बाद हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं जो फुलफिल हो रही है। ठीक है, लास्ट इक्वेशन में क्या होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व।
इसका मतलब होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर देखें ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन, और ये बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन, और दोनों को ऐड कर लिया तो ये हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन। यहाँ पर देखें ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन, ऐड कर लिया तो ये मेरे पास आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर ये इक्वल है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। अब यहाँ देखें एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि इधर भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। तो हम इस साइड पर सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हाफ कॉमन ले लेंगे, हाफ कॉमन लेंगे इधर और हाफ कॉमन लेंगे इधर, और कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद जब हाफ कॉमन लेंगे आप, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा m1v1 स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा प्लस m2v2 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने हाफ कॉमन लिया है, और हाफ कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आपके पास आया m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। हाफ दोनों साइड पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया। तो रिमेनिंग चीज़ जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगी m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर, m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। यहाँ पर उसके बाद हम वही स्टेप करेंगे जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन में किया था, कि m1 वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे और m2 वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा m1u1 स्क्वायर, और ये देखें m1 की टर्म है, इसको अगर हम इस साइड पे लेके आएंगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास m1v1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये देखें कि ये m2v2 स्क्वायर ये प्लस के साथ पहले से यहाँ पर यही रहेगा, यहाँ पर इसको जो है हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस m2u2 स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आपने m1 की टर्म एक साइड पे कर ली, m2 की कर ली, तो अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं m1 कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा u1 स्क्वायर माइनस, ठीक है, v1 स्क्वायर, ये आपके पास, ठीक है, आया ब्रैकेट में। m1 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, m2 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो ये अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा v2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, u2 स्क्वायर, ये m2 मैंने यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास उस तरह का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा एक मैथ्स की आइडेंटिटी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये वो वाला फॉर्मूला बन रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर ए की जगह समझ लें क्या आ रहा है, ये u1 आ रहा है, और बी की जगह क्या आ रहा है, v1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए की जगह क्या है v2 है, और बी की जगह क्या है u2 है, दोनों साइड पे वही फॉर्मूले बन रहे हैं। अब ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है किसके इक्वल, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये दो ब्रैकेट हैं, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ए माइनस बी ए प्लस बी, ये भी सही होगा। अगर मैं पहले ये लिख रही हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तब भी सही होगा, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी अगर हमारे पास कहीं पर इस तरह की, ठीक है, कोई इक्वेशन दी हुई है तो हम उसको इस फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारे पास पीछे देखें जो दिया हुआ था वो क्या था आपके पास, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है, उसको अब हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा u1 प्लस v1, यानी ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये लिखा मैंने u1 माइनस v1, ये हो जाएगा a माइनस बी। तो मैंने उसको a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म में लिख दिया, और m1 तो बाहर है, ये कॉमन था। दूसरी साइड पे था मेरे पास v2 माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है,
ये था मेरे पास V2 माइनस U2 स्क्वायर। तो V2 आपका A है और U2 B है। तो अब आपको A प्लस बी, A माइनस बी वाली फॉर्म में इसको लिखना है। तो हमारे पास ये हो जाएगा V2 प्लस U2, ये हो गया A प्लस बी, और ये V2 माइनस U2 ये हो गया A माइनस बी। ठीक है, इस इक्वेशन को, ये जो पूरी इक्वेशन आ रही है, इसको हमने नंबर दिया है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आगे हमें क्या करना होता है, हम डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को, किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 देखें हमारे पास क्या आई है, इक्वेशन नंबर 2 आई थी हमारी मोमेंटम की इक्वेशन, जिसमें हमने कॉमन ले लिया था। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारी m1u1 माइनस v1, m2v2 माइनस u2, इससे हम डिवाइड करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर 3 को। अब यहाँ पे देखें, जब डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने का वही रूल है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना है, और राइट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद देखें आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होगा, यहाँ पे देखें m1 कैंसिल हो जाएगा इस साइड पर, और यहाँ पर ये पूरा जो ब्रैकेट है u1 माइनस v1 का, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड पे m2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा, v2 माइनस u2 का ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर इस साइड पे बचेगा u1 प्लस v1, और यहाँ बचेगा v2 प्लस u2। इसको हम आगे लिख लेंगे इस तरह से हमारी इक्वेशन। ठीक है, क्या हो गई, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। इस इक्वेशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर आने के बाद हमें देखें क्या होता है, बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम में क्वेश्चन में होता है कि दोनों बॉडीज़ की फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम करनी होती है, यानी v1 का फार्मूला भी ड्राइव करना होता है और v2 का फार्मूला भी ड्राइव करना होता है। तो अगर दोनों का समझ लें कि फार्मूला ड्राइव करना है, तो फिर आगे का हम जितना भी सारा आप ये काम करेंगे, वो दोनों काम करने पड़ेंगे, पूरा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपसे किसी एक बॉडी की वेलोसिटी पूछी जाती है, या तो बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी पूछी जाती है, यानी v1 का फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, या सिर्फ बॉडी बी की वेलोसिटी आपसे पूछी जाती है, यानी आपको सिर्फ v2 का फॉर्मूला ड्राइव करना होता है। तो जब आपको अगर एक बॉडी की फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो फिर हम दूसरी को, ठीक है, दूसरा का फॉर्मूला ड्राइव नहीं करते हैं, क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग है, वो एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम टाइम, ठीक है, हम उसको नहीं करते हैं, टाइम अपना सेव करते हैं। तो एक पूछा जाता है तो एक ही करते हैं, और दोनों पूछा जाता है दोनों करते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों पूछा जा रहा है तो उसमें तो आपने आगे का सारा काम करना है। लेकिन अगर एक पूछा जा रहा है, यानी कि अगर पूछा जा रहा है कि सिर्फ फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए जो है इसका फॉर्मूला ड्राइव करें, तो फिर अब देखें यहाँ पे आके हमें क्या करना पड़ता है, इस इक्वेशन नंबर 4 से आगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 से आगे अगर आपको सिर्फ v1 का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से v2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर v1 का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो क्या करना है, इस इक्वेशन में से v2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और फिर आगे हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमें, ठीक है, समझ लें कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, यानी v2 का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो यहाँ पे आके इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में से हम v1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर फ़र्क होता है। तो अगर हमें देखें v1 का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से v2 की वैल्यू निकाली। v2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए v2 की मैं वैल्यू निकाल रही हूँ, ये चीज़ इस साइड पे चली जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ जाके माइनस u2। तो v2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u1 प्लस v1 और माइनस u2। ये v2 की वैल्यू हो गई u1 प्लस v1 माइनस u2। और इस वैल्यू को मुझे कहाँ पे पुट करना है, जो भी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रही हूँ उसको हमें पुट करना होता है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 अब हम देखेंगे हमारी क्या थी। हमने सबसे पहले जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। किसकी निकाली आपने, v2 की निकाली है, तो इस v2 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है,
आगे देखें कि बहुत से समझ लें कि नोट्स में या बुक में ये होता है कि जो वैल्यू निकालते हैं V2 की वो इसमें पुट कर देते हैं। क्यों, यहाँ पे भी देखें ये V2 है, इसमें भी पुट करके ठीक है आंसर आ जाता है। लेकिन मसला क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट के साथ, प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पर जब वो वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस आ रहा है, तो वो साइन की मिस्टेक कर देते हैं। जब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं ठीक है और फिर इसको सिंपलीफाई करते हैं तो वहाँ पे साइन की मिस्टेक हो जाती है, कहीं प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो जाता है। तो कहीं अगर एक साइन की भी मिस्टेक हो जाएगी, एक साइन की भी अगर मिस्टेक हो जाएगी तो वो फिर आपका फॉर्मूला सही ड्राइव नहीं आएगा आगे, ठीक है, जो फॉर्मूला आना चाहिए था। ठीक है, एक साइन की मिस्टेक से भी ठीक है फिर आप फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या गड़बड़ हुई है। तो उसके लिए ठीक है बेस्ट चीज़ यही है कि आप जो भी वैल्यू निकालेंगे V1 V2 की वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर साइन की मिस्टेक होने के समझ लें कि चांसेस बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल चांसेस हैं। तो ये वाली इक्वेशन अब हम लिख रहे हैं। ठीक है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हम इक्वेशन लिख रहे हैं और इसमें हम ठीक है वैल्यू पुट करेंगे। ये मैंने इक्वेशन लिख ली और यहाँ पे देखें ये मैंने ऐसे लिखा M1U1, ये ऐसे लिखा M2U2, ये ऐसे लिखा M1V1 और ये M2, ये V2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी जो हमने अभी निकाली थी इक्वेशन नंबर 4 से, U1 प्लस V1 माइनस U2। ठीक है, उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा M1U1, ये ऐसे ही रहेगा प्लस M2U2, ये ऐसे ही रहेगा M1V1। यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट खोलना है। तो M2 को U1 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये आ जाएगा प्लस M2U1। ठीक है, M2 को प्लस V1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा प्लस M2V1। फिर M2 को माइनस U2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये माइनस आएगा और M2U2 आएगा, ये M2U2 आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, कोई साइन की मिस्टेक नहीं हुई। अब यहाँ पे ये करना होता है उसके आगे कि हमें क्योंकि फार्मूला किसका ड्राइव करना है, यहाँ पर V1 का फार्मूला ड्राइव करना है। तो अब आप ये देखेंगे V1 जो है कहाँ पर है, एक V1 यहाँ पर है M1V1, एक V1 यहाँ पर है M2V1। तो जो V1 की जो टर्म्स हैं बस उनको एक साइड पे रखें और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पर कर लें। ठीक है, ये काम हमें करना होता है, जिसका फॉर्मूला ड्राइव करना है उसकी टर्म्स को एक साइड पे रखें, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पर ले जाएं। अब इसके बाद देखें क्या होगा, ये M1U1 ये एज इट इज प्लस M2U2 एज इट इज। अब यहाँ पर इसको मुझे इसी साइड पे रखना है और यहाँ पे देखें इसको मुझे यहाँ लेके जाना है, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, दूसरी साइड पे जा रहा है और ये हो जाएगा माइनस M2U1। ठीक है, और यहाँ पर ये मुझे इसी साइड पे रखना है, ये V1 की टर्म है, इसको मुझे दूसरी साइड पे लेके जाना है, ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, M2U2 प्लस M2U2 दूसरी साइड पे चला गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड पे जाने के बाद अब हमने देखना होता है कि कौन सी सेम टर्म्स हैं। ठीक है, उनको ऐड कर लेते हैं और जो सेम नहीं होती हैं उनको आप उनमें से कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देखें ये सेम है M2U2 M2U2 और ये भी क्या है प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस 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 ऐड हो जाएगा। तो ये प्लस M2U2 प्लस M2U2 ऐड होके ये बन जाएगा 2M2U2, ये दोनों मैंने ऐड कर लिया। अब ये जो बच्चा है M1U1 और ये बच्चा है माइनस M2U1, इसमें देखें हमें कॉमन नज़र आ रहा है क्या, U1, U1 इसमें भी है U1 इसमें भी है, तो मैंने U1 कॉमन लिया। अब ब्रैकेट के अंदर बाकी जो बचेगी चीज़ वो आएगी, ये M1 और इसका ये माइनस का साइन और ये आएगा M2, ये ब्रैकेट के अंदर है, यानी मैंने इसमें से और इसमें से कॉमन लिया है U1 और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा M1 माइनस M2। ठीक है, ये हो गया। इस साइड पे भी देखें हमें कॉमन नज़र आ रहा है, कॉमन है V1 जिसका हमने फॉर्मूला बनाना है। V1 मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा M1 और ये प्लस और ये M2। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब क्योंकि फॉर्मूला आपने बनाना है V1 का और V1 आपका क्या है राइट हैंड साइड पर है, ये कहाँ होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर। तो हम वही काम करेंगे, हमें पता है कि अगर हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे लिख दें और लेफ्ट हैंड साइड को अगर राइट पे लिख दें तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो हम ये काम कर रहे हैं
कि मैंने राइट को लेफ्ट पे कर दिया, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला V1 का बनाना है, तो V1 ठीक है M1 प्लस M2 ब्रैकेट में था, और ये देखें लेफ्ट को मैंने राइट पे लिख दिया M1 माइनस M2 U1 प्लस 2M2 U2। अब मुझे फॉर्मूला यहाँ चाहिए V1 का, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है दूसरी जगह पे जाके क्या करती है, डिवाइड करती है, यानी डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो ये चीज़ जो है क्या होगा, इस पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में आएगी, पूरे के नीचे आएगी। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि पूरे के नीचे आ रही है, एक तरह से इसका एलसीएम हो गया, फिर हम उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर अब ये देखें, जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पर ये इसके नीचे भी इसको भी डिवाइड करेगा, और ये इसके नीचे भी इसको भी डिवाइड करेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझने चल रही है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई तो नीचे इधर डिवाइड। तो V1 का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा M1 माइनस M2 U1, M1 माइनस M2 U1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, M1 प्लस M2। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, वेलोसिटी ऑफ बॉडी A, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। उसके बाद हम ये देखेंगे अब दूसरी वेलोसिटी, अगर हमें V2 का फॉर्मूला ड्राइव करना है, दोनों करने हैं तो हम तो पूरा सारा काम करेंगे, लेकिन अगर फर्ज करें मुझे V1 का नहीं करना है, सिर्फ V2 का करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर V1 वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। यानी इक्वेशन 4 के आगे जो हमने V1 का काम किया वो नहीं करेंगे, फिर हम इक्वेशन 4 के बाद कहाँ आ जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ पर इक्वेशन 4 से मैंने क्या करना है, हमें V1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यानी अगर V2 का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो वैल्यू किसकी निकालनी होती है, दूसरे की निकालनी होती है। तो V1 की वैल्यू हम निकालेंगे कहाँ से, इक्वेशन नंबर 4 से। अब इक्वेशन नंबर 4 हमारी क्या थी, ये हम देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 ये है, यहाँ से मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है। V1 की वैल्यू क्या आएगी, ये U1 जो है इस साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू आएगी हमारे पास V2 प्लस U2 माइनस U1, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आएगी हमारे पास, और ये देखिए मैंने ये निकाला है V2 प्लस U2 माइनस U1। इस वैल्यू को भी हमने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। क्यों, ताकि हमारे पास साइन की मिस्टेक ना हो, फॉर्मूला इजीली ड्राइव हो जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, इस जगह पुट करेंगे, ये V1 है, ठीक है। बाकी एज इट इज लिखेंगे, और V1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे V2 प्लस U2 माइनस U1। ये देखें मैंने ये ऐसी कॉपी किया, M1 U1 प्लस M2 U2 M1, V1 की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट की है V2 प्लस U2 माइनस U1, और ये भी एज इट इज ऊपर से कॉपी हुआ है प्लस M2 V2। अब हमने क्या करना होता है, जो वैल्यू पुट की है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, बाकी एज इट इज लिखे M1 U1 M2 U2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, M1 को V2 से मल्टीप्लाई किया, M1 U2 V2, M1 को मैंने U2 से मल्टीप्लाई किया, M1 U2, ये माइनस हो जाएगा, और M1 को मैंने U1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस M1 U1, ये एज इट इज आ जाएगा M2 V2। उसके बाद क्या करना होता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला ड्राइव करना है V2 का, तो V2 की टर्म्स एक साइड पे रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने ऐसे ही कॉपी किया M1 U1, ये मैंने ऐसी कॉपी किया M2 U2। यहाँ पर अब ये देखिए कि V2, ये V2 की टर्म है, ये इसी साइड पे रहेगी, ये जो है इसको हमें लेके जाना है यहाँ पर दूसरी साइड पर। तो ये दूसरी साइड पे जाके प्लस की माइनस हो जाएगी, और ये हो जाएगा माइनस M1 U2। इस तरह से ये भी क्या है, ठीक है, इसमें V2 नहीं है, ये भी दूसरी साइड पे जाएगी, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस M1 U1, ठीक है। ये सारी टर्म्स हम, ठीक है, दूसरी साइड पे ले गए। यहाँ पे सिर्फ कौन सी रह जाएंगी, V2 की टर्म्स रह जाएंगी, ये M1 V2 और M2 V2, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना होता है कि जो दो सेम टर्म है उनको ऐड कर लें। सेम देखें क्या पे, यहाँ पे क्या है, M1 U1 और M1 U1, और दोनों प्लस हैं, प्लस 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 होता है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, M1 U1 ऐड हो जाएगी, हो जाएगी 2M1U1। बाकी जो दो बचेंगी उनमें से हमें कॉमन लेना होता है। अब कॉमन क्या है, यहाँ पे
2 कॉमन है, इसमें भी U2 है, इसमें भी U2 है, ये मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, M2, ठीक है, और ये माइनस और ये M1, यानी आपके पास आ रहा है M2 माइनस M1 U2। यहाँ पे देखें कॉमन क्या है, दोनों में V2 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा M1, ठीक है, प्लस M2, ये हमारे पास, ठीक है, हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा V2 कॉमन। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे V2 का फॉर्मूला बनाना है, इसको होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पे भी फिर हम यही करेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट पे ले जाएंगे, तो ये V2 वाली टर्म इस साइड पे आ गई, मैंने यहाँ लिखी है। तो V2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 2M1 U1 प्लस M2 माइनस M1 U2, और मुझे V2 का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो यहाँ से ये चीज़ मुझे रिमूव करनी है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है M1 प्लस M2 V2 के साथ, दूसरी जगह जाके डिवाइड करेगा, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इन दोनों के नीचे आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के अगर एक साथ नीचे लिखें तब भी सही है, इन दोनों के अलग अलग नीचे लिखें तब भी सही है, एक ही बात है। तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यानी डिनोमिनेटर में आ गया ये। V2 का फॉर्मूला आया है, फाइनल वेलोसिटी किसकी आ रही है, बॉडी B की, 2M1U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M2 माइनस M1 U2, ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये पूरा फॉर्मूला आया है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी B, दिस इज द रिलेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी B। तो ये दो हमें समझने इलास्टिक कोलिजन के टॉपिक में जो है, ठीक है, दो फॉर्मूले ड्राइव करने होते हैं, फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी A एंड B। और शुरू में यूजुअली क्या पूछते हैं आपसे, डेफिनेशन पूछते हैं इलास्टिक कोलिजन की और इनइलास्टिक कोलिजन की, बाज़ दफ़ा दोनों की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, और बाज़ दफ़ा सिर्फ एक की इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन पूछते हैं। दोनों की पूछिए तो दोनों डिफाइन करनी पड़ेंगी, और एक की पूछिए तो सिर्फ एक, ठीक है, डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ये हमारा इलास्टिक कोलिजन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे इसके क्या होते हैं, इलास्टिक कोलिजन के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है, आपकी बुक में 4 स्पेशल केसेस हैं। उसमें क्या होता है कि वो ख़ास केसेस में कि अगर दोनों बॉडीज जो दोनों कोलाइड कर रही हैं, बॉडी A B, अगर दोनों का मास सेम हो यानी इक्वल हो, तो फिर कोलिजन के बाद उन दोनों की फाइनल वेलोसिटीज़ क्या होंगी। या अगर दोनों में से एक बॉडी जो है रेस्ट में है, दूसरी मूव कर रही है, तो कोलिजन के बाद दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। या ये होता है कि अगर उसमें से एक बॉडी बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, अब स्मॉल में का मतलब ये तो नहीं होता कि उसका मास 0 हो जाए, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि, ठीक है, जब कुछ चीज़ इग्नोर कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं बॉडी बहुत 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 छोटी है, एक बॉडी बहुत स्मॉल है, दूसरी बॉडी जो है बहुत बड़ी है, तो फिर कोलिजन के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ये 4 केसेस हैं हमारे पास इलास्टिक कोलिजन के, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।